हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं 2021 के अंदर थ्योरेटिकल, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो दोस्तों आज के हमारे जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। देखो इससे पहले 2 पार्ट हम लोग बना चुके हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। उसी के अंदर हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं कि इसमें से एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसके अंदर भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस में यहाँ आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस की, तो सबसे पहला मैंने लिया है बेसिस ऑफ डिफरेंस। देखो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। देखो बेसिस ऑफ डिफरेंस, पहला डिफरेंस का रीजन क्या है वो मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या ऑब्जेक्ट है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या है हमारा, ठीक है। तो ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैलकुलेट करने का पहला ऑब्जेक्ट है। फिर है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इसीलिए बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट निकालते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है उन सब के लिए, ठीक है। बैलेंस आता है वो या तो सरप्लस होता है या डेफिशिएंसी को बताता है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस था जो ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे था। फिर दूसरा आता है नेचर। देखो जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उसका नेचर कैसा होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कैश या बैंक, मतलब जो कैश बुक है या बैंक बुक है, ठीक है, उसका सार एक तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, क्योंकि हम लोगों को ये क्या बताता है क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या है, ठीक है। तो इसके तरह है। फिर है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके तरह होता है, P&L अकाउंट की तरह, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको यहाँ ट्रीट करते हैं। फिर आपका पॉइंट नेचर ऑफ रिसिप्ट। देखो इसके अंदर जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनका नेचर कैसा होता है। देखो आपका जो अकाउंट होता है वो कुछ इस तरीके से अकाउंट होता है रिसिप्ट और पेमेंट का, ठीक है। तो जो रिसिप्ट है वो DR साइड की तरफ, ठीक है, और जो पेमेंट्स है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं CR साइड की तरफ, ठीक है। तो याद रखना यहाँ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं रिसिप्ट के अंदर। जितने भी टाइप की रिसिप्ट है, 2 टाइप की रिसिप्ट हो सकती है, रेवेन्यू और कैपिटल, उन दोनों नेचर की रिसिप्ट हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से ऑल द पेमेंट्स, 2 टाइप के पेमेंट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, इन दोनों को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर। अगर हम लोग बात करें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो याद रखना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स को ही इंक्लूड करते हैं। देखो अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें तो इसका जो फॉर्मेट होता है उसका जो DR साइड होता है, इधर पहले एक्सपेंडिचर आता है और CR साइड की तरफ आपकी आती है इनकम, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका फॉर्मेट बनता है। फिर अगला जो डिफरेंस है वो देखो साइड, कि DR साइड और CR साइड में क्या क्या होता है। तो मैंने यहाँ बता दिया DR साइड में रिसिप्ट होता है और CR साइड में क्या होता है, आपका पेमेंट होता है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो DR साइड क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और CR साइड क्या होती है, इनकम्स होती है। यहाँ से समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आई होप। देखो और अगर डेप्रिसिएशन और लॉसेस की बात करें तो रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर हम लोग ये नहीं दिखाते हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये डेप्रिसिएशन और लॉसेस को दिखाया जाता है। तो ये था आपका डिफरेंस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है। 6 डिफरेंस मैंने बता दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिफरेंस आ सकते हैं। अब यहीं से MCQs के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनकम एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा होता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड कौन सा होता है, कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या बताता है, सरप्लस को बताता है या डेफिशिएंसी को बताता है। तो इस तरीके से सारे MCQs के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम लोगों को कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कि जैसे ही नया पार्टनर आया तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चेंजेस हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। वापस से वही चीज़ें बोल रहा हूँ कि MCQs के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो क्या क्या एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे जैसे ही नया पार्टनर आएगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन। हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है। तो इसकी कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोगों को करनी पड़ेगी जैसे ही नया पार्टनर आता है तो, ठीक है। इसके बाद वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। हम लोगों को वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और अकाउंटिंग करनी पड़ेगी किसके लिए, गुडविल के लिए। ये दूसरा काम हम लोगों को करना पड़ेगा कब, जब एक नया पार्टनर आता है तब। फिर है रिवैल्यूएशन। किसका रिवैल्यूएशन, जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब वापिस से उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एसेट्स कितने की है, लायबिलिटीज कितने की है, ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन कहलाता है। कब करना पड़ेगा, जब एक नया पार्टनर आता है तब, ठीक है। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनका एडजस्टमेंट, जो भी रिजर्व्स है उनका एडजस्टमेंट और जितने भी लॉसेस है उन सब का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, कब, जब एक नया पार्टनर एंटर होता है तब। तो इन सारों का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी चीजें कब की जाएगी, जैसे ही एक नया पार्टनर एंटर होता है तब, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एक नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप के अंदर तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। वो ट्रीटमेंट यहाँ मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो की, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी गुडविल और अकाउंटिंग के लिए, फिर रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, रिजर्व्स एंड लॉसेस का, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और कैपिटल का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप लोगों को पूरे जो अकाउंट्स है उसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें सारे MCQs एक जगह इकट्ठे करे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।